ओके, हम इसको कहते हैं रिपोर्टिंग व्यू। ये देख रहे हो डैशबोर्ड आ रहा है। ये डैशबोर्ड के अंदर कई सवालों के जवाब आते हैं। किसी एक सवाल के जवाब है या कई सवालों के जवाब? कई सवालों के जवाब आते हैं। इसका मतलब इसके अंडरलाइन एक जनरलाइज्ड क्वेरी है। वो जनरलाइज्ड क्वेरी कैसी है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, जॉइन पैटर्न्स P ऑन P.pattern.id, मतलब ट्रांजैक्शन की पैटर्न आईडी उठाओ, और इक्वल्स टू P.pattern.id, मतलब पैटर्न आईडी की पैटर्न आईडी से प्ले कर दो। ये तो लास्ट लेक्चर से अच्छी तरीके से सब लोगों को याद होगा। फिर आपके पास दूसरा मुझे क्या चाहिए? बुक्स। बुक्स के अगेंस्ट में क्या मिलेगा? T.bookid इक्वल्स टू B.bookid। इसके जरिए मेरे पास क्या वी लुकअप होके आ जाएगा? बुक्स आ जाएंगी। ये बात क्लियर? ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन आईडी रखा हुआ है, इससे क्या होगा? ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली सॉर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसका लगाना लाजमी नहीं है, बट अब क्या होगा जब मैं BI टूल होगा ना, तो BI टूल में होगा इंसर्ट इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा में मैं SQL करूंगा, SQL के अंदर अपनी कनेक्शंस कंप्लीट करूंगा। कनेक्शंस कंप्लीट करने के बाद वो मुझे एक विंडो देगा, लाओ भाई क्वेरी दो। उसके अंदर मैं ये क्वेरी पास कर दूंगा, ये जनरलाइज क्वेरी पास कर दूंगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा? सारा जो मेरा मॉडल डेटा है, जिसको मैंने स्टार स्कीमा में मॉडल किया, लास्ट टाइम स्टार स्कीमा पढ़ाया था, ट्रांजैक्शंस बीच में, इधर आपके पास कस्टमर्स हैं, इधर आपके पास एजेंट्स हैं, इधर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, इधर आपके पास सप्लायर्स हैं, राइट? तो आपने क्वेरी के जरिए ये काम कंप्लीट कर दिया, और वंस यू हैव कंप्लीटेड तो BI टूल थोड़ी देर तक लोड होगा और वो सारा डेटा अपने अंदर लेकर आ जाएगा। फिर वो टैब्ल्यू या पावर BI में आप काम इस पे कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर? सब लोगों को क्लियर? हाँ जी। टूल पे डिपेंड करता है। टैब्ल्यू जो है वो बहुत बड़े बड़े डेटा पे भी काम कर लेता है, पावर BI में बहुत बड़े डेटा पे काम कर लेता है। कोई ऐसा कोई कैपेसिटी का कोई इशू नहीं। अगेन, टूल्स जो भी चल रहे हैं वो आपके मेमोरी और रैम से लिंक्ड है। तो जिस भी सर्वर पे आप डेटा ला रहे हो, तो 1 मिलियन रोज पे अगर 10 GB रिक्वायर्ड है, तो 10 मिलियन रोज पे कितनी GB रिक्वायर्ड होगी? 10 GB रोज पे कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी? डिपेंड करता है ना, आप जाके अपनी रिक्वायरमेंट चेक करोगे, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर रखोगे तो वो डेटा लाने के बाद हैंग नहीं करेगा, वरना वो हैंग करना शुरू कर देगा। यहाँ तक सबको क्लियर है बात? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ऑरेकल के ऊपर ये वाली जो आईडी है ना, ये मैं खोलता हूं और आपको एक दफा दिखा देता हूं। और ये पहली दफा है तारीख में कि पहली दफा में मेरा पासवर्ड लग गया इस पर। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ से मैं इस लिंक को पेस्ट करता हूँ। आप सब लोगों ने ऑरेकल पे अकाउंट बना लिया होगा, ठीक है? ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो टाइम आउट हो रहा होता है, वो मेरे पास भी इशू आता है टाइम आउट का, लेकिन एज फार एज वो चीज़ खुल जाएगी, आपकी लिंक खुल जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब ये नोटिस करो, इस स्क्रिप्ट को कोई आपको दिख रहा है ना? इस स्क्रीन दिख रही होगी। ये लेफ्ट साइड से कट क्यों गई? क्या? अच्छा, वो मैग्नीफाई। अब तो स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहां पे अगर आप नोट करो तो ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, क्या ये आपके लिए न्यू है? क्या कर रहा है ये? एक टेबल बना रहा है। ये क्या कर रहा है? हाँ? अच्छा, एक पहला टेबल किसका बनाया हमने, दूसरा टेबल किसका बनाया? अब आप देखो आपका एप्टीट्यूड कितना टेक्निकल हो गया, आप पढ़ के उसको समझ पा रहे हो कि ये क्या काम कर रहा है।
क्या कर रहा है? ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है या टेबल बना रहा है? ये क्या कर रहा है? टेबल को भर रहा है। ये क्या कर रहा है? क्या ये वही सारी चीजें जो लेक्चर 1 में देखी थी? तो जब आपके पास कोई माइग्रेशन कंसल्टेंट आते हैं या फर्स्ट टाइम ईआरपी इंस्टॉल कर रहे थे तो वो रात भर बैठ के ये स्क्रिप्ट चला रहे होते हैं। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग। मतलब ये कि जब ये सब बन गया तो मैंने क्या किया, अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देता हूँ व्यूज का। व्यूज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब आप कोई क्वेरी लिखते हो, ये वाली क्वेरी लिखते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्वेरी लिखी पूरी। अब क्या हर बार फॉर एग्जांपल एसक्यूएल में एनालिसिस करना चाहते हो, आपको टोटल ऑर्डर्स उसके अगेंस्ट बुक की डिटेल भी सेव चाहिए और आपने एसक्यूएल में एनालिसिस करना है, तो आप नोटिस करो हर बार आपको ये जॉइंट्स लिखना पड़ेगा। अग्री करते हो? कोई भी आपने एनालिसिस करना है पॉपुलर बुक्स का या कोई भी चीज का एनालिसिस करना है तो आपको हर बार ये जॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। मेक सेंस? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब अगर ये हर बार आपको जॉइंट्स लिखने पड़े तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप बोलोगे यार कोई एक ऐसा तरीका करो कि एसक्यूएल को मैं याद दिला दूं कि भाई ये मैंने क्वेरी लिख दी है, इसको एक व्यू बना के सेव कर दो। जब भी मैं बोलूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दैट व्यू तो मुझे इतनी बड़ी कोई क्वेरी लिखनी। ये बात क्लियर है? व्हाट दिस डज इज क्रिएट और रिप्लेस व्यू। मैंने व्यू का नाम रख दिया लाइब्रेरी अंडरस्कोर रिपोर्टिंग। एज इस व्यू की अपनी कोई एंटिटी है, ये व्यू कोई टेबल है, ये व्यू की अपनी कोई शनाख्त है, इसका कोई अपना डेटा है, इसका अपना कोई भी डेटा नहीं है। मतलब ये कि जो भी क्वेरी रन टाइम पे इसको देगी, बस ये सिर्फ एक रेफरेंस है कि जब मुझे बुलाया जाए तो मैंने याद रखा हुआ है कि मैंने किसे बुलाना है। ये बात क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर? ना इसका या ना ये कोई फिजिकल टेबल है, ना ये इसका अपना कोई डेटा है, ये सिर्फ एक क्या है? रेफरेंस है, वर्चुअल रेफरेंस है। लग रहा नहीं, मटेरियलाइज व्यू डिफरेंट होता है, व्यू है ये बात क्लियर हुई? ये सिर्फ एक रेफरेंस है, सेव कहीं भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक रेफरेंस है कि जब मैं बोलूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस तो बैक एंड में ये चला देना यहाँ से आता और इसका जो आउटपुट है वो मुझे दे देना। तो अगली दफा मुझे ये पूरी कहानी लिखनी। ये बात क्लियर? कन्वीनियंट है ये। कि क्रिएट और रिप्लेस व्यू क्या होता है? अच्छा क्रिएट व्यू तो समझ में आ रहा होगा, आप बोलोगे रिप्लेस का क्या मतलब है? मतलब ये कि जनरली ये इस तरीके से लिखा जाता है कि जब भी मैं ये क्वेरी चलाऊं तो फर्ज करो मैंने इसमें टाइटल की जगह टाइटल 2 भी डाल दिया, तो क्रिएट और रिप्लेस का फायदा ये होगा कि जब आप क्रिएट करने जाओगे ना तो एक व्यू अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ और दोबारा आप क्रिएट व्यू चलाते हो तो आपको ऑरेकल बोलेगा व्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब आप बोलोगे क्रिएट और रिप्लेस, इसका क्या मतलब हुआ? बनाओ, अगर ऑलरेडी मौजूद है तो फिर क्या करो? रिप्लेस कर दो। रिप्लेस विथ व्हाट? न्यू लॉजिक व्हाटएवर इज बीइंग डिफाइंड। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कोई वेयर का क्राइटेरिया एडिशनल लगा दिया तो एग्जिस्टिंग व्यू क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? रेफरेंस पॉइंट ओवरराइड हो जाएगा टेक्निकली। ये बात क्लियर हो गई? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही? अब हम इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं जी। अभी मैं चला के दिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम इसको स्क्रिप्ट को चलाते हैं, ठीक है जी? लेट्स रन दिस स्क्रिप्ट। क्या कह रहा है? 7 स्टेटमेंट्स चलेंगे। 7 स्टेटमेंट्स क्या है? 3 तो टेबल बनाने के हैं, 3 किसके स्टेटमेंट्स हैं? इंसर्ट डेटा करने के, और चौथा क्या है? व्यू क्रिएट करने का। सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? एसक्यूएल वर्कशीट्स में आते हैं। अब सबसे पहले ओरेकल एपेक्स का ये एनवायरनमेंट समझ लें। याद रखिए ये आपको ओरेकल के ऊपर लाइव काम करने का मौका मिल रहा है, तो घर जाकर आपने इसके ऊपर काम करना है ताकि आप अपने सीवी पे लिख सकें कि मुझे ओरेकल पे काम करना आता है। ये बात क्लियर हुई? सो दिस इज अ प्लेग्राउंड। ओरेकल इंस्टॉल भी नहीं करना, इट्स अ वेरी बिग पेड कमर्शियल डेटाबेस, बट आपको यहाँ पे फ्री में ये काम करने मिल रहा है। ये बात क्लियर हुई? इट्स अ फ्री प्लेग्राउंड। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं, जैसे हमने data.world को समझा था ना, ऐसे हम पहले इसको समझ लेते हैं ताकि मैं जब आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स दूंगा तो आपने इस पे जाके करने होंगे। ये बात क्लियर हुई? ताकि आपको रियल एक्सपोजर मिलेगा। अब आप नोटिस करें, सबसे पहले हमने डीबी ब्राउजर में काम किया, फिर आपने data.world पे काम किया, अब तीसरी क्लास में आप किस पे काम कर रहे हैं? तो आप देखें ओरेकल SQL लाइव रियल वर्ल्ड डेटाबेस पे आप शिफ्ट हो चुके हैं।
आहिस्ते आहिस्ते करके आपको कॉन्फिडेंस आ गया, यार मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अब आपको नजर आएगा कि जो हमने डीबी ब्राउजर में सेलेक्ट लिखा था वैसे ही हमने सेलेक्ट किस में पाया था, data.world में, और वैसे ही सेलेक्ट किस में पाएंगे, Oracle के अंदर। ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया। हाँ जी, कस्टम डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल होंगी। यहाँ पे अगर नोटिस करें तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। data.world को हमने समझा था ना, हम पहले प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब देखो सेशन, आपका सेशन क्या होता है, जब भी आप किसी डेटाबेस पे काम करते हो, उसमें कोई भी टेबल्स क्रिएट करते हो तो वो आपके सेशन ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा, क्योंकि इन्होंने फ्री प्लेग्राउंड दिया है तो पूरी दुनिया से लोग आके क्रिएट टेबल चला रहे हैं, कोई इंसर्ट चला रहा है, तो क्या ओरेकल सबका डेटा रखे? मुफ्त में तो नहीं रखेगा। मेक सेंस? तो आपके जो भी आप टेबल्स क्रिएट कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, वो सेशन बेस्ड है। मतलब वंस आपने लॉग आउट किया, आपके टेबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपका डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये यहाँ की बात हो रही। रियल वर्ल्ड ओरेकल डेटाबेस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां सेशन डिस्ट्रॉय, तो इसका मतलब जो भी आप टेबल क्रिएट करोगे, अगली दफा लॉगिन करोगे तो वो टेबल वहां पे मौजूद। ये बात क्लियर हो गई? ऑलराइट, एक्शन में जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, सॉरी फाइंड में जाते हैं। पहले अंडरस्टैंड करते हैं मेरा जो स्कीमा है। ये देखो, आपके स्कीमा का क्या नाम लिखा हुआ है? माई स्कीमा हैज व्हाट? आई हैव बुक्स, आई हैव लाइब्रेरी रिपोर्टिंग विच इज आई हैव पैटर्न्स टेबल, आई हैव ट्रांजेक्शंस। यहां तक सबको क्लियर है? मुझे देखना हो बुक्स में कौन से कॉलम्स हैं, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ गए, ये मेरे पास कॉलम्स अवेलेबल है। समझ में आ रहा है कि ओरेकल की जो एनवायरनमेंट है उसको नेविगेट कैसे करना है आपने। ऑलराइट, वापस से ऑल ऑब्जेक्ट्स की तरफ आता हूं। कहां पे नंबर लिखा हुआ है? नंबर दिया हुआ है जिसकी लेंथ 22 है। अच्छा, अब ये क्या होगा? रेटिंग की वैल्यू है जो मैक्सिमम इंसर्ट हो सकती है, मतलब 22 नंबर तक का डिजिट जा सकता है, उससे ऊपर। ये बात क्लियर हो गई? ऑलराइट, इसके अलावा सबसे पहले ये समझ में आ गया कि ये आपका सेशन है। अच्छा, अगर आपको प्ले करना है और डेटा से प्ले करना है तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स की डेटाबेस अवेलेबल है, उसमें एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट, कंट्रीज हैं। अब तो आपको ज्वाइन भी लिखना आना है। तो विच जॉब हैज मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्या आप ये निकाल सकते हो? खुद बैठ के एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछो अपने आप से और फिर उनको जाकर ओरेकल में सॉल्व करो। क्या ये बात क्लियर है? आपको एक डेटाबेस ह्यूमन रिसोर्स का मिला हुआ है, एक डेटाबेस आपको ऑर्डर एंट्री का मिला हुआ है, ऑर्डर आइटम्स, कस्टमर्स, कैटेगरी स्टेप, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ये बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से आपको दूसरा डेटा मिला हुआ है सेल्स हिस्ट्री का। यहाँ पे क्या है? कस्टमर है, कंट्रीज हैं, चैनल्स हैं, कॉल्स हैं। ये बात क्लियर है? तो डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। एकेडमिक डेटा भी अवेलेबल है, एग्जाम की डिटेल्स आ रही है, किस स्टूडेंट ने कौन से कोर्स को पार्टिसिपेट किया है। ये मल्टीपल डेटाबेस देने का क्या मकसद है? ये मल्टीपल डेटाबेस देने का मकसद ये है कि आप इस पे जाकर कुछ एनालिटिकल सवाल जॉट डाउन करें और वंस आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो ट्राई करें कि आप उसको एसक्यूएल के जरिए सॉल्व करें। ये बात क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? हम अपने स्कीमा पे वापस आते हैं और सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, वैसी का वैसी लिख रहा हूं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स। इससे क्या होगा? बुक्स के अंदर, टेबल के अंदर मैंने जो जो एंट्रीज करी थी वो सारी आ रही है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पैटर्न्स, पैटर्न्स आ रहे हैं सारे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, क्या आ रही है मेरे पास? तो कोई मुझे रेकमेंड करे कि व्हाट शुड आई राइट in order to get a master table of every available information. Select all from transactions. फिर जब पैटर्न आईडी मौजूद है तो मैं पैटर्न के टेबल से कनेक्ट करके उसकी रिमाइंडर इंफॉर्मेशन ले आऊं। तो मैं बोलता हूं यहां पर लेफ्ट जॉइन पैटर्न्स P ऑन, ट्रांजेक्शन्स का नाम क्या रख देता हूं? टी डॉट पैटर्न अंडरस्कोर ID। अब मैं चेक कर लेता हूं पहले पैटर्न अंडरस्कोर ID है कि नहीं। देखो मैं कैसे देख रहा हूं, पैटर्न्स पे मैंने क्लिक किया, पैटर्न अंडरस्कोर ID है, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, इधर आया
इधर लगाया, पेस्ट किया, इक्वल्स टू पी डॉट पैटर्न आईडी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अच्छा, पैटर्न्स का डेटा तो आ गया। जब मैं ये चलाऊंगा तो आप नोटिस करेंगे ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में पैटर्न आईडी, हर पैटर्न अपने रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट हो गया। किसी को इसमें तो कोई शुबा नहीं है ना, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ये बात क्लियर है, जॉइंट्स लगाना। अब जब हमने ये ले लिया तो मुझे क्या और ज़रूरत है, मुझे बुक्स की डिटेल भी तो चाहिए होगी। तो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट अगेन, लेफ्ट जॉइन बुक्स एस बी। यहाँ पे क्या लिखूंगा, बुक अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी, बुक अंडरस्कोर आईडी। अब मुझे पता कैसे चला कि बुक अंडरस्कोर आईडी है? मैं इधर गया, मैंने बुक्स के टेबल में जाकर देखा कि क्या नाम है, बुक अंडरस्कोर। अगर कोई और नाम होगा तो मैं वो आईडी यूज करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉलम का नाम ही नहीं है, मैं बुक अंडरस्कोर आईडी लिख रहा हूँ और बोले सर ये तो एरर आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो अगर आप नोटिस करें कि आपके पास बुक की कोई डिटेल इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बुक की डिटेल भी आ जाएगी। ये देख रहे हो, ऑथर की डिटेल, बुक आईडी, ये सब चीज आ गई। क्या ये सब लोगों को क्लियर है बात? अब जो हमने ये क्रिएट किया है, मैं अगर फॉर एग्जांपल अगली दफा एनालिसिस करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतनी बड़ी क्वेरी नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं इसके आगे से बात करूं, जो कोई भी फिल्टरिंग करनी है वो इसके आगे से बात करूं, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि मैं लिखूं क्रिएट और रिप्लेस व्यू एज, और फिर मैं इसमें ये क्वेरी पास करवा दूं। इससे क्या होगा, एक व्यू बन जाएगा। व्यू का ऑलरेडी नाम मेरे पास कोई रखा हुआ है तो मैं उसी को रिप्लेस करवा लेता हूं। माई व्यू नेम इज लाइब्रेरी रिपोर्टिंग। मैं आपको फिल वक्त के लिए बना के दिखाता हूं, व्यू लाइब्रेरी रिपोर्टिंग अंडरस्कोर 2, ताकि आपको नजर आए कि बन गया, ठीक है। वैलिडेट तो डुप्लीकेट कॉलम नेम, क्या एरर आ रहा है, क्यों? हाँ, मतलब ये कि मैंने जब ज्वाइन किया है ट्रांजैक्शंस के ऊपर बुक्स को, तो ट्रांजैक्शन में भी बुक आईडी है और बुक्स के टेबल में भी बुक आईडी है। तो मैं क्या नाम दूं? ये बात समझ में आई? वो कह रहा मैं क्या नाम दूं। जब आप मटीरियल, आप एक व्यू बनाने को कह रहे हो, तो हर व्यू के अंदर हर कॉलम का एक यूनिक नाम होना चाहिए। तो मैं रन टाइम पे उसका यूनिक नाम क्या दूं, उसको नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम ये करता हूं कि टी डॉट एस्ट्रिक, मतलब टी से सारे के सारे कॉलम्स लेके आओ, कॉमा बी से कौन कौन से कॉलम्स लेके आओ। मैं ये देखता हूं कि बी में क्या क्या कॉलम्स मौजूद हैं। बी के अंदर बुक आईडी के अलावा टाइटल, ऑथर लास्ट नेम, ऑथर फर्स्ट नेम, रेटिंग है। ये क्या ट्रांजैक्शंस के टेबल में मौजूद है? ये तो किसके एक्सक्लूसिवली मौजूद है, बुक्स के टेबल में। तो लेट मी कॉपी this to this, for example copy this, copy this, copy this and copy this, ठीक है। अब मैं आपको एक मजे का टूल सिखाता हूं। यहां पे जाएं, delim.co क्या करता है, आपने यहाँ पे कॉपी कर लिए कॉलम्स, ये चिपकाए और ये हो गया कॉमा सेपरेटेड। स्पीड देख रहे हो? तो ऐसे अगर टूल्स जमा करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने कैसे जल्दी जल्दी चीज़ों को नेविगेट करना है, वरना बैठ के कॉमा लगाते रहोगे, ठीक है। ये कर दिया। अच्छा, इसमें एक और फीचर है। इसमें एक और फीचर ये है कि जब कन्वर्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे नाम देना है, फॉर एग्जांपल बी डॉट, तो ये सबके आगे क्या लगा देगा। अच्छा, जब ये चलेगा तो इसके नतीजे में मेरे पास क्या होगा, मैं फॉर एग्जांपल इतनी क्वेरी चला के दिखाता हूं आपको। अब आपके पास बुक आईडी 2 दफा रिपीट हो रहा है, एक दफा तो आ गया, दूसरी दफा आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने बुक के टेबल से दोबारा से बुक आईडी को सेलेक्ट ही नहीं किया। ये बात क्लियर हुई? तो नाउ बुक्स और ट्रांजैक्शंस के टेबल में जो एक जैसे नाम के कॉलम थे उनका कहानी, क्या यही कहानी हमें पैटर्न्स के टेबल के लिए भी करनी पड़ेगी? यस, सो लेट्स डू इट। यहाँ पर आते हैं, क्या नहीं समझ, क्या समझ गया, पूछो। पहले जो आप कर रहे थे लेफ्ट हैंड तक जो समझ थी पैटर्न आईडी और पैटर्न, देखो मैं ये एक काम क्यों कर रहा हूँ, पहले ये समझ लो। ये मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक व्यू बनाता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल टेबल से सिमिलर कॉलम नेम्स जब आते हैं तो वो बोलता है मैं इस कॉलम का नाम क्या दूं। बात क्लियर हुई?
जब वो इस कॉलम का नाम नहीं बता पाता है तो बोलते हैं डुप्लीकेट कॉलम नेम एग्जिस्ट, जो भी हमने एरर देखा था। उसको खत्म करने के लिए मैं वहां से डुप्लीकेट कॉलम को आने ही नहीं दे रहा, सेलेक्ट ही नहीं किया, बात समझ में है, ताकि उसका नाम मुझे चेंज भी ना करना पड़े, वो आए नहीं। जब मुझे पता है कि ट्रांजेक्शन बुक नंबर 5 की है, ज्वाइन भी मैंने बुक आईडी की बेसिस पे किया है, तो मुझे दोबारा उसके आगे रिडंडेंट बुक आईडी लेने का क्या फायदा? ये बात क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यही काम पैटर्न्स के लिए करता हूँ। फाइंड में जाता हूँ, पैटर्न्स में जाता हूँ और लास्ट नेम कॉपी कर लिया, फर्स्ट नेम कॉपी कर लिया, स्ट्रीट एड्रेस कॉपी कर लिया, स्टेट जिप लोकेशन, ठीक है। जब ये सब चीज़ कॉपी कर ली तो मैंने अपने क्लिपबोर्ड से एक टूल अपने पास ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, डिट्टो के नाम से। वो मल्टीपल क्लिपबोर्ड्स n नंबर ऑफ जितने भी आपके हैं ना, आपको ये होता है ना, मैंने कॉपी किया तो पिछली वाली चली गई। डिट्टो इस्तेमाल करोगे ना तो आपको इमेजेस सब चीज़ों के लिए n नंबर ऑफ क्लिपबोर्ड्स दे देगा। वो आपके लिए 10-12 याद रखता है, DITTO, ठीक है। ये मैंने जो कॉपी किया है ना, डिट्टो से किया है। ये यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने B की जगह क्या कर दूंगा, P डॉट, क्योंकि P से आएगा इस बार। कॉपी कर लूँ, close, let's create another row and move it to comma। ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी। ये जो लिखा है, ये देखो, ये क्या कर रहा है, P से लास्ट नेम उठाओ, P से फर्स्ट नेम उठाओ, P से स्ट्रीट एड्रेस उठाओ। ये मैंने जानबूझ के क्यों लिखा है, क्योंकि जनरली जब सेलेक्ट ऑल करते हैं तो पैटर्न आईडी भी खुद ही आ जाएगी। ऑरेकल के अंदर ये कोई तरीका नहीं है, ऑरेकल में, ऑरेकल के हर डेटाबेस में इस वक्त ये तरीक़ेकार है, सारे कॉलम लेकर आ जाओ या ये कॉलम लेकर आ जाओ। अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक होती ना कि ये कॉलम मत लाओ और सारे ले आओ, इसके अलावा सारे कॉलम ले आओ, तो हम वो इस्तेमाल करते। लेकिन क्योंकि हमारे पास सारे कॉलम ले आओ है, तो इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर कॉलम्स ले आओ। ये बात क्लियर हो गई। अब जब मैं ये इंशाल्लाह चलाऊंगा तो इसमें एरर नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ आया, बिकॉज देयर इज नो डुप्लीकेशन एग्जिस्ट। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको सेफली मिटा सकता हूं। अगली दफा मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लाइब्रेरी अंडरस्कोर रिपोर्टिंग अंडरस्कोर 2। इसका आउटकम क्या है, सेम वही टेबल है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गई, नीटनेस आ गई। नीटनेस आने का क्या फायदा है कि मुझे उस जॉइन के अंदर रहते हुए वेयर क्लॉज और ये सब चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी। ये देखो, फाइंड करते हैं, इस लाइब्रेरी रिपोर्टिंग 2 को क्लिक करते हैं। ये बता रहा है कि मेरे अंदर ना ये कॉलम्स हैं, लेकिन क्या इसके अंदर कोई डेटा है? इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसको कॉपी करूंगा, इसकी क्वेरी, और इधर लाके पेस्ट करता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आ गई। अब मुझे अगर इस व्यू की क्रिएशन की क्वेरी देखनी है ना, तो वो मेरे पास ओरेकल सीक्वल डेवलपर होता है, जो कि फुल स्केल टूल है। उसके अंदर हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट व्यू करेंगे, तो उसकी क्वेरी आ जाएगी। आप वहाँ से कॉपी करो या उसको चेंज कर दो। क्या ये बात क्लियर हो गई? हमने ट्रांजैक्शंस के अंदर आईडी को रखा था, हमने जो दूसरा फॉरेन प्राइमरी टेबल है वहाँ की आईडी को स्किप किया था। ये बात क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है बात? ऑलराइट। अच्छा, अब मेरे लिए नीट है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वेयर पैटर्न अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू 100। तो मुझे किस चीज़ का दिखाएगा, किस चीज़ का डेटा दिखाएगा, पैटर्न नंबर 100 का। तो क्या व्यूज बनाना बेहतर होता है या नहीं होता? क्या हर सिनेरियो में व्यू बनाना चाहिए? देखो, जहां पर आपको एक क्वेरी का पैच है वो रिकरिंग बेसिस पे लिखना होता है, बिकॉज दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिर उस पर कोई फिल्टरिंग करनी है। जो हर क्वेरी में कॉमन है उसको आप व्यू का पार्ट बना दो, ताकि आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी, सप्रेस। लेकिन अगर आप एडहॉक एनालिसिस कर रहे हो तो उसको व्यू बनाने का फायदा, क्योंकि एक दफा वो एनालिसिस काम आएगा, अगली क्वेरी के अंदर वो रीयूटिलाइज। ये जो व्यू का कॉन्सेप्ट है वो रीयूटिलाइजेशन का है, कि मैं क्वेरी का इतना पार्ट रीयूटिलाइज करूंगा अगली क्वेरी को बिल्ड करने के लिए। ये बात क्लियर हो गई? सब लोगों को क्लियर है? अगर मैं ये व्यू ना बनाता तो मुझे ये एनालिसिस किस तरीके से करना पड़ता, जरा देखिए। अगर मैं ये व्यू ना बनाता
तो मुझे ये एनालिसिस इस तरीके से करना पड़ता। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस क्वेरी ठीक है, वेयर pattern ID, okay, let me check. Pattern ID, pattern underscore ID. Okay, वही conflict of columns आ रहा है. Pattern underscore ID 1. Conflict of column आ रहा है. लेकिन मुझे इस तरीके से क्वेरी लिखनी पड़ती। हम व्यू नहीं बना रहे, लेकिन क्या हो रहा है, जब मैं एक क्वेरी को दूसरी क्वेरी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये सब क्वेरी का मेथड है। मैंने एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी को बुलाया, ये एक क्वेरी है, इस क्वेरी के अंदर मैंने दूसरी क्वेरी को बुलाया, तो ये क्वेरी जब इस क्वेरी को भेजेगी तो वहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग कॉलम फेंक रही है, इस वजह से वो एलियासिंग नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या ये बेहतर तरीका है या व्यू वाला? व्यू वाला ज्यादा नीटर तरीका। बट कब व्यू बनाऊंगा? व्यू में तब बनाऊंगा जब मुझे रिकरिंग बेसिस पे उस पर्टिकुलर पास को यूज करना है। ये बात क्लियर हुई? तो बीआई टूल के अंदर मैं क्वेरी लिख के जाऊं या व्यू बना लूं? दोनों काम कर सकता हूँ। बीआई टूल के अंदर एक मैंने मास्टर क्वेरी लिख दी, वो भी ले जा सकता हूँ, और दूसरा तरीका ये कि बीआई टूल के अंदर मैं व्यू बना के भी ले जा सकता हूँ। अब समझाता हूँ। अब आपको फॉर एग्जाम्पल डीबग करना है कि यार बीआई टूल में जो डेटा आ रहा है वो सही नहीं आ रहा, तो आप एसक्यूएल में रहते हुए आपको क्या करना पड़ेगा? बीआई टूल में एडिट करना पड़ेगा, वो पूरा पेज कॉपी करना पड़ेगा, फिर इधर लाना पड़ेगा। अगर आप व्यू क्रिएट करके बैठे हुए होगे तो वही व्यू आप एसक्यूएल से भी एक्सेस कर सकते हो और वही व्यू आप बीआई टूल में भी एक्सेस कर रहे हो। बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर, व्यू के अंदर आपने व्यू में मैं ग्रुप बाय ऑटो बाय तो यूज ही नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि व्यू एक एनालिटिकल व्यू है। वो ग्रुप बाय कब होता है? जब कोई आंसर दे रहा हो। तो यानी हम ग्रुप बाय और उसको ऑर्डर बाय को यूज कर सकते हैं, करते नहीं है यूजुअली। हाँ, अगर मेरा डेटा है ऑर्डर लेवल पे और एक मैं व्यू बनाना चाहता हूँ प्रोडक्ट लेवल पे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं एक और व्यू ये भी बना सकता हूँ अपने पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये वाली क्वेरी लिखूं और एक व्यू बना के रख लेता हूं। क्रिएट, और सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाता हूं। ये हो गया। इस क्वेरी के अंदर मैं बोलता हूं कि पैटर्न वाइज मुझे जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? ग्रुप बाय पैटर्न अंडरस्कोर आईडी, पैटर्न अंडरस्कोर आईडी कॉमा काउंट डिस्टिंक्ट ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर आईडी। अग्री करते हो सब लोग? एन अंडरस्कोर ट्रान ऐसे रख दिया मैंने इसका नाम। जब ये चलाऊंगा तो कॉलम एम्बिगसली डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वहां से भी पैटर्न आईडी आ रहा है और यहां से भी पैटर्न आईडी मौजूद है। मैं इसको फिल वक्त के लिए एक काम ये कर देता हूँ, उसको टी डॉट कर देता हूँ और इसको टी डॉट कर देता हूँ। अब इसको एम्बिगिटी खत्म हो गई कि मैं ट्रांजेक्शन वाले पैटर्न को रेफर कर रहा हूँ। एलियासेस भी समझ में आ रहे होंगे। लास्ट टाइम एलियासेस में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। ये बात क्लियर है? अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ये व्यू बना के अपने पास रख लूं, तो मैं इस व्यू का नाम रख देता हूं क्रिएट और रिप्लेस व्यू। यहां पे रिव्यू का नाम रखता हूं पैटर्न अंडरस्कोर ट्रान अंडरस्कोर समरी। ये मैंने रख दिया। ठीक है? आईडी को मास्टर टेबल से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है। देखो, जब मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया हुआ है, तो देयर वुड बी सेम नंबर ऑफ रोज दैट एग्जिस्ट इन ट्रांजैक्शंस। लेकिन अगर मैंने फुल आउटर ज्वाइन किया होता और मुझे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए होते तो फिर मैं पी डॉट करता। ये बात समझ में आई? पी डॉट मैंने इसलिए किया क्योंकि इस वक्त मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहा हूँ। ये बात क्लियर है? ऑलराइट, ये समझ में आया? ये मैंने क्वेरी क्या लिखी। जब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा, इसके नतीजे में क्या हो गया? अब मैं अगली दफा लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पैटर्न अंडरस्कोर ट्रान अंडरस्कोर समरी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा?
ये बात क्लियर हुई। लेकिन ये व्यू अगर मेरे रिकरिंग बेसिस पे किसी दूसरे एनालिसिस में काम आएगा तभी मैं व्यू बनाऊंगा, वरना मैं इसको व्यू बनाकर नहीं रखूंगा।